सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BHU 2018 PET केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी एकदम फुल एनर्जेटिक होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बताया गया देखिए। इन द इक्वेशन H psi equals to E psi, which one is correct। ठीक है, H psi equals to E psi, ये हम सभी लोगों को पता है। ये क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना। तो इसमें क्या है, psi इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, या फिर H स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, E स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ एवरेज वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, या psi स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, हैमिल्टनियन, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें ये जो H है, ठीक है, ये H ये क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ना। ये H होता है आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका ऑपरेटर है, ये साई आपका वेव फंक्शन है, ये आपका एनर्जी है। ठीक है, और ये आपका फिर से वेव फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ना H, ठीक है, H कैप, दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो H होता है ये इन दोनों का सम होता है, इसीलिए ये जो हम लोग का आंसर है, ठीक है, दैट इज H स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आपको मास दे दिया गया है कि वो अराउंड 10⁻⁻30 kg के आसपास होता है, इज कन्फाइंड इन ए बॉक्स ऑफ द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, इतना मीटर इज, ठीक है, उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना है, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ एनर्जी इज 3500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द साइज ऑफ द बॉक्स इज, ठीक है, को इस बॉक्स का साइज बताना चाहिए, बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए ये 10⁻⁻10 मीटर, मीटर है, यानी कि ये 1D बॉक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, एक 1D बॉक्स है, ये आपका आ गया 1D बॉक्स है ना। तो 1D बॉक्स में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, E इज इक्वल्स टू कितना होता है, n² h² बाई 8 ml²। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया, देखिए ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट यानी कि n इज इक्वल्स टू 0 या n इज इक्वल्स टू 1, कौन सा सही होता है, n इज इक्वल्स टू 0 कभी नहीं होता है। ठीक है, ये वैल्यू को भूल जाइए, n इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1, तब फिर आपका E आ जाएगा h² बाई 8 ml²। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, देखिए आपको यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एनर्जी का वैल्यू पुट करना है। एनर्जी का वैल्यू कितना है, 3500। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेकर कर देता हूँ। ठीक है, एनर्जी का E इज इक्वल्स टू h² बाई 8 ml², ये आपका है 3500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इक्वल्स टू h² यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू इलेक्ट्रॉन का वेट आपको अप्रोक्सीमेटली दिया कितना गया था, देखिए 10⁻⁻30 kg। ठीक है, 10⁻⁻30 kg मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ आपको कितना दिया गया था वो आपको नहीं बताया गया है, वही आपको निकालना है। ठीक है, साइज ऑफ द बॉक्स आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या एक टर्निंग पॉइंट है कि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जबकि इस साइड पर कुछ भी उस टाइप से नहीं है, यहाँ पर जूल सेकेंड या पर केजी में है। तो या तो आप इसको इनमें कन्वर्ट कीजिए या तो इनको इसमें कन्वर्ट कीजिए। तो किसी एक को कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है रादर देन दो को तीन को कन्वर्ट करने से, ठीक है। और लेंथ का भी आंसर हम लोग को मीटर में दिया है, ठीक है, यानी कि ऐसा यूनिट में दिया है, ना कि CGS में, ठीक है। तो हम लोग इसी को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये मेगा है, मेगा यानी कि 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा 3500 इंटू 10⁻6, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल्स पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻30 kg इंटू L, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, L निकालना है। L कितना आ जाएगा, देखिए 8 ml स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी एक स्क्वायर आ जाएगा। तो L स्क्वायर का आपको वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 44 इंटू 10⁻⁻68, ठीक है। 44 इंटू 10⁻⁻68, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा जूल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 8 इंटू, ठीक है। अब ये पूरा आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब इन सबको ऐसे करके आप लिखेंगे तो 5.6, ठीक। तो यहाँ से जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा 44 इंटू 10⁻, सॉरी यहाँ पर एक 10⁻41 भी होगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 44.8, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आप इसे सॉल्व करेंगे L को, तो वो करीब आपका आएगा कितना, देखिए 9.8 इंटू 10⁻⁻28, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻14। इसी को आप किस ऑर्डर में है, ये 10⁻⁻14 मीटर्स, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्डर में है, 10⁻⁻14 मीटर। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 10⁻⁻14 मीटर्स। इसके ऑर्डर में आपको लिखना है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ही आपको देने हैं, एकदम एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। ऐसे भी क्वांटम है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, नेक्स्ट, द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट डेल्टा px इंटू डेल्टा y इज, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिखने में टिपिकल लगेगा, लेकिन ना ये क्वेश्चन है बहुत आसान, क्वांटम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिखने में बहुत टफ लगेगा लेकिन है आसान। क्यों, देखिए अनसर्टेनिटी हम लोग उन्हीं दोनों के बीच में निकाल सकते हैं ना, कि जो कम्यूट करते हो, ठीक है। यदि कोई कम्यूट करते हो, कम्यूट यानी कि सपोज एक हम लोग ऐसे लिखते हैं ना A, B करके ये ब्रैकेट्स देते हैं, ठीक है। यदि ये कम्यूट करते हैं यानी कि इनका इसका वैल्यू 0 आएगा, यानी कि AB माइनस BA इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इससे क्या इंप्लाई करते हैं AB इक्वल्स टू BA। यदि ऐसा हुआ, ठीक है, तो हम लोग इसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तब हम लोग इसका अनसर्टेनिटी नहीं निकाल सकते। जैसे कि क्या है x px, या फिर आपके पास px x, ठीक है। px x का क्या वैल्यू आएगा, इसका आएगा माइनस आयोटा h कट, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। हेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अप्लाई करेंगे तो ये डेल पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इसका कुछ ऐसे ग्रेटर देन h/4 ऐसे करके इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। मगर जो दिक्कत है वो ये है कि ये दोनों ना आपस में कम्यूट कर जाते हैं। मतलब ये जो डेल्टा पी एक्स है इंटू, सॉरी क्या है, ये जो पी एक्स है और ये y है, ठीक है, इन सब में से कैप रहेगा वो, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा 0,
क्योंकि ये 0 आ जाएगा तो इसका जो ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी जो आएगा ना, ये भी आ जाएगा 0, यानी कि ये वाला इस यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, मतलब कुछ आएगा नहीं वैसा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। IR spectrum of HCl shows 3 bands. The most intense one is at 2890 centimeters inverse, while the weaker ones are at 1445 centimeter inverse and 722.5 centimeter inverse। ठीक है, या फिर ऐसे करके आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अब आपको लगेगा कि अरे हम लोग तो IR स्पेक्ट्रा हमेशा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ते थे आमतौर पर, ठीक है, उनका हम लोग को पीक वगैरह सब कुछ याद है, ये इनऑर्गेनिक का कैसे आ गया, है ना, मतलब इनऑर्गेनिक का उतना आइडिया नहीं है, इसमें कैसे बैंड्स चेक करें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कैसा है, बट उतना भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक बात शायद आपको याद होगा, ठीक है ना, कि जो IR स्पेक्ट्रा होता है, ठीक, IR स्पेक्ट्रा, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या आपको पता है? इसका रेंज होता है फ्रॉम 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका रेंज होता है। अच्छा, इसमें मैंने ज़्यादा वाले नंबर को पहले लिखा, छोटे वाले को बाद में लिखा, क्यों, ये आप पता करना, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर ही हम लोग को कोई ना कोई पीक मिलेगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपको नहीं पता वीकर वंस कहाँ पर है, ठीक है, अब हम लोग इसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, इसी लॉजिक को इधर इधर अप्लाई करके देखते हैं। क्या ये 4000 से 400 के बीच का है क्या? क्या ये 4000 से कम है क्या? नहीं, ये तो गया। ये 4000 से कम है क्या? ये तो गया। अब इसमें से एक भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही चला जाएगा। ये 4000 से कम है क्या? नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये भी ज़्यादा है 4000 से, ये भी ज़्यादा है 4000 से, और ये भी ज़्यादा है 4000 से। तो बचा कौन सा ऑप्शन हम लोगों के पास? ये 4000 से कम है, हाँ, ये 4000 से कम है, हाँ, और 400 से भी दोनों ज़्यादा है, हाँ। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक। तो देखिए BHU में ऐसा मतलब कि बहुत ही कोई ट्रिक, मतलब बहुत ही न्यूमेरिकल या बहुत ही टफ क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका कंसेप्ट चेक होता है। बस आपको इस बात का याद रखना था कि यहाँ पर 4000 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रफली आपको बस ये वैल्यू याद होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विड्थ of an emission line during transition of an atom from one of its excited state to the ground state is 0.33 centimeter inverse. The lifetime of the excited state is, ठीक। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, E इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू h/4π, ठीक है। इसी को हम लोग फर्दर यूज करते हैं। देखिए E रहेगा ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इसको हम लोग फिर चेंज करते हैं। देखिए किसमें, ये E अब आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा HC, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू h/4π। यहाँ से आपके पास से H कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, E इंटू सी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू h/4π, ठीक है। तब डेल्टा टी आपके पास कितना बचेगा, 1/4π इंटू सी इंटू ई, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी आपको कितना दिया हुआ था, देखिए 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम लोग को मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो ये सब कैंसिल आउट होंगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको हम लोग 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीटर इनवर्स बन जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसको हम लोग 10⁻⁻² से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए कि मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर जब हम लोग जाते हैं तो वो -2 करते हैं, मगर यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स से मीटर इनवर्स तक जाना है, इसीलिए हम लोगों ने 10⁻² से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये t का ऑलमोस्ट इसके पास आपका वैल्यू आएगा 1 × 10⁻12 सेकेंड्स। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या इन्फर कर रहे हैं कि ये जो हम लोग का डेल्टा t है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 पिकोसेकेंड। ओके, सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा 1 पिकोसेकेंड। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब ये आमतौर पर हम लोग को नहीं करवाया जाता है, ठीक है, बट ये आ गया था, है ना, जब BHU में भी हम लोग को नहीं करवाया जाता है बट ये आ गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए पार्टिकल इन ए क्यूबिक बॉक्स ऑफ HA, हाउ मेनी स्टेट्स हैव एनर्जीज इन द रेंज अप टू 16h²/8 ma², द नंबर इज, ठीक है, कितना है 16h²/8 ma²। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बट बहुत आसान है, 16h²/8 ma², ठीक है। आमतौर पर हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, n²h²/8 ml² या 8 ma², ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये n² इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लोग को अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे n² के, यानी कि फिर उतना इसमें मतलब पॉसिबिलिटीज होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आपको इसमें देखना है, ये क्या है, एक क्यूबिक बॉक्स है, ठीक है, क्यूबिक बॉक्स है यानी कि इसमें ये 3D में है, ये 3D बॉक्स है। ओके, ये 3D बॉक्स है, 3D बॉक्स है यानी कि ये वाला हम लोग का फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास nx² + ny² + nz² h²/8 ma²। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, nx² + ny² + nz², इन सब का सम होगा 16, ठीक है। तो यानी कि 3 हम लोग के पास वेरिएबल है, सपोज, है ना, x² + y² + z², ऐसे करके 3 वेरिएबल है, इनका कुछ भी हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, इनका कुछ भी आप वैल्यू रखिए और इसे आपको करना है, मतलब 0 के अलावा कुछ भी रखिए, ठीक, और इसे आपको 16 तक लेकर आना है, ठीक है, n ≠ 0। ओके, तो इसमें देखिए, इसके पास इस क्वेश्चन में कई सारे पॉसिबिलिटीज होंगे, ठीक है। चलिए उसे हम लोग देख लेते हैं, nx, ny, nz। पहला क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए, एक और चीज जो आपको इधर देखना है, क्या है कि ये 16h²/8 ma², ठीक है ना, इस नंबर को आप हमेशा याद रख लीजिए। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर ये अप टू पूछा है, ठीक है, ये अप टू पूछा है यानी कि ये इससे कम भी हो सकता है, यानी कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, इसमें आपको क्या करना है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 16। ओके, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तीनों को हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तीनों को हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक है, 1² + 1² + 1² इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3, 2² + 2² + 2² इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 4, 4, 4, 16, ठीक है। मगर 3² + 3² + 3² नहीं कर सकते क्योंकि वो 16 से पार हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही करके हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 1 आया है, ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, 2, 1, 1 कर सकते हैं, 1, 1, 2 कर सकते हैं, इसी तरीके से देखिए 1, 3, 1 कर सकते हैं, 1, 3, 1, इसके साथ साथ फिर 1, 1, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3, 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं,
और पॉसिबिलिटीज ये हो सकते हैं 1 2 2, ठीक है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं 1 3 2, ठीक, 1 3 2 1 2 3, ओके। इसी में काफ़ी सारे और पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे 3 1 2 3 2 1, ठीक, फिर 2 1 3 और 2 3 1। तो ऐसे करके हम लोगों के पास काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज आ गए। तो कितने पॉसिबिलिटीज आ गए हैं, अब हम लोग इसे काउंट करते हैं। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो हम लोग के पास टोटल पॉसिबिलिटीज आ गए हैं कितने 17। सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी 17। ऑलराइट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर 4। तो 17 टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following atoms has the simplest NMR spectrum? किस एटम का NMR स्पेक्ट्रम सबसे सिंपल है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम, ठीक है, हीलियम में 3 हीलियम या 4 हीलियम, ठीक है, यानी कि इसके आइसोटोप्स। तो इनमें से किसका स्पेक्ट्रम सबसे आसान होता है? तो सबसे आसान होता है यहाँ पर, बस कॉमन सेंस लगाइए कि हम लोग कौन सा ही पढ़ते हैं, प्रोटॉन NMR ही हम लोग पढ़ते हैं, 1H NMR, ठीक है। तो यही सबसे सिंपलेस्ट होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले हम लोग को यही पढ़ाया जाता है ना। तो इसमें बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसके अलावा भी इन सभी का स्पेक्ट्रम होता है, बट दोज आर बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। IR स्पेक्ट्रा ऑफ CO2 कंटेन्स कितने बैंड्स? ये क्वेश्चन भी ना थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ना थोड़ा सा उस कंसेप्ट से अप्रोच करेंगे। एक हम लोग पढ़े थे कि ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये आपके होते हैं 3n। n कितने हैं? नंबर ऑफ, n क्या होते थे? नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं? यहाँ पर आपके पास n है 3, तो दिस इज 3 इंटू में 3, दैट इज 9, ओके। सो यहाँ पर हो गए 9 एटम्स, ठीक। ये आपके हो गए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इसमें से ना हम लोग क्या देखते थे कि ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दिस कंप्राइजेस ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ठीक है। तो ये जो आपको रोटेशनल दिख रहे हैं, सॉरी ये जो आपको वाइब्रेशनल दिख रहे हैं, है ना, इन्हीं को हम लोग को काउंट करना है, ठीक है। यही करस्पॉन्ड करेगा ये जो भी यहाँ पर बैंड आएगा उससे, ठीक है। तो पहले हम लोग काउंट करते हैं। देखिए वाइब्रेशनल बैंड्स कितने होते हैं? दैट इज 3n-5, ठीक है। ये जो वाइब्रेशनल बैंड्स होते हैं, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज 3n-5। क्यों? और उसमें से भी ये क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल, इसलिए ये 3n-5, ठीक है। तो 3n यानी कि हम लोग के पास हो गया 9, 9 - 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 4 बैंड्स, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा दैट इज 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली IR स्पेक्ट्रा का तो नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मेन कंसेप्ट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में भी रिपीट होने का भी थोड़ा चांसेस मुझे लगता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू द पॉइंट ग्रुप C2V? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू द पॉइंट ग्रुप C2V? तो ये क्या क्वेश्चन है? ये पॉइंट ग्रुप यानी कि ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग जैम में कवर अप नहीं करते हैं, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम BHU पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन तब भी ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर ऐसे पॉइंट ग्रुप, या फिर इसमें कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, मेनली पॉइंट ग्रुप से ही, ठीक है। तो पॉइंट ग्रुप थोड़ा सा आप लोग देख लेना। इनमें हमको बताना है कि C2V पॉइंट ग्रुप किस में प्रेजेंट
किसमें प्रेजेंट है, ठीक है। C2V, ठीक है, इसी को हम लोग तोड़ते हैं। C2V है यानी कि इसमें क्या है, C2 होगा और एक सिग्मा V होगा। ये दो तो आपको पता चल ही रहा है ना, E वगैरह को छोड़ दीजिए, C2 सिग्मा V, ये दो तो होंगे ही। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं NH2Cl। NH2Cl का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये नाइट्रोजन है, ठीक, ये H, ये H, ठीक है, ये Cl, यहाँ पर एक लोन पेयर, ठीक है, पिरामिडल शेप होता है। क्या इसमें C2 एक्सिस है, C2 एक्सिस कहीं से भी आपको दिख रहा है क्या, C2, ये C2 कभी भी नहीं, ठीक है, इसमें C2 एक्सिस तो नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन कट आउट। C2F4, C2F4, ये आपका C2, ये आपका F4, ठीक। तो इसमें आपको लगेगा अरे इसमें तो C2 एक्सिस एक होगा, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर में इधर एक C2 एक्सिस ले लेते हैं, जो कि ये वाला एक C2 एक्सिस जाएगा, ठीक है, तो ये F उठकर यहाँ आ जाएगा, ये F उठकर यहाँ चला जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन नहीं मित्र, इसमें क्या होता है ना, ये फिर ऐसा घूम जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ओके। तो इसमें भी C2 एक्सिस और भी कुछ भी करके, ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है, एक और C2 एक्सिस आपको दिख सकता है, कैसे, देखिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से एक C2 एक्सिस सोच सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप एक C2 एक्सिस सोच सकते हैं, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, सिग्मा V देखना है ना, सिग्मा V, जो कि यदि आप इसमें देखेंगे अच्छे से, ठीक है, तो ये जो हम लोग के पास थायोफीन है, थायोफीन, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए ये हो गया हम लोग का थायोफीन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आ गया, इसमें हम लोग लगा देते हैं C2 एक्सिस, ठीक, तो ये पलट जाएगा भी, तो ये सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको एक सिग्मा V भी मिलेगा, ठीक है, एक सिग्मा V मिलेगा आपको, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, C2 है और सिग्मा V है, ठीक। तो इस हिसाब से फिर इसमें C2V पॉइंट ग्रुप का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज थायोफीन, ऑलराइट। अच्छा, इसमें देखिए आपको 2 सिग्मा V आपको मिलना है, ठीक है, क्योंकि एक सिग्मा V आपको मिल चुका है, एक और सिग्मा V आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। एक आपको सिग्मा V मिलेगा इस डायरेक्शन में, इस प्लेन पर एक आपको सिग्मा V ऐसा ऐसा मिल जाएगा। एक और सिग्मा V आपको कैसा मिलेगा, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसके अलोंग ऐसे ऐसे, इधर भी आपको एक और सिग्मा V मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज थायोफीन, ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। तो B2H6 इसमें भी दिक्कत है, इसमें कई सारे दिक्कत है, ठीक है, तो ऐसे करके फिर ये नहीं हो पाएगा, तो करेक्ट आंसर इज थायोफीन। Which of the following spin function component in the spin orbital of ground state of hydrogen, ठीक है, which would be the spin function component, स्पिन फंक्शन कंपोनेंट कौन होगा इनमें से, हाइड्रोजन H2, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये भी क्वांटम से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, मतलब ये बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ये टोटल वेव फंक्शन होता है दैट इज psi t इज इक्वल्स टू psi स्पेस
माइनस साई स्पिन, सॉरी इसे छोड़ दीजिए। इसमें क्या होता है, इसका यदि आप फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ पर अभी इसको डिराइव नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, इसमें बस आप ये याद रखिएगा कि ये मतलब अल्फा बीटा ऐसे करके फॉर्म में रहेगा, तो ये सिंगली नहीं रहेगा, ठीक है, ये दोनों के फॉर्म में रहेगा और एक माइनस साइन होगा, न कि एक प्लस साइन, ठीक है, माइनस साइन, ठीक है, इतना बस याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये इसका स्पिन कॉम्पाउंड स्पिन पार्ट है, ठीक है, ये इसका स्पिन पार्ट है, ओके। तो ये जो साई टी था, ठीक है, या मैं मतलब कि ये क्या होगा, साई स्पेस, ठीक है, और इधर आ जाएगा साई स्पिन, ठीक है। ये बस एक रफ आइडिया है, ठीक है, इस पर मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका आंसर ये आएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी हम लोग खत्म किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An instrument uses a permanent magnet with 0.1750 Tesla of magnetic field. The proton resonance frequency of this instrument will be, ठीक है, an instrument uses a permanent magnet with 0.1750 Tesla of magnetic field, ठीक। तो यहाँ पर आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया है, ठीक। द प्रोटॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको पूछा है 1H NMR के लिए, ठीक। तो 1H NMR क्या है हम लोग के पास, 1H NMR, उसमें हम लोग को क्या पता है कि ये जो 1.4 टेस्ला होता है ना, 1.4 टेस्ला, ये किससे करस्पॉन्ड करता है, 60 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये करस्पॉन्ड करता है 60 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 1 टेस्ला करस्पॉन्ड्स करेगा 60/1.4 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 0.1750 टेस्ला किससे करस्पॉन्ड करेगा, 60/1.4 इंटू 0.1750 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसका जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दिस वुड बी नियरली 7.5 मेगा हर्ट्ज के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है, उसी के आसपास आपको मिलेगा, ठीक। इसको आप यदि रफली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, बीएचयू का एग्जाम है ना, आपको इसे जितने कम में हो सके आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको इसमें अपना राउंडिंग ऑफ स्किल्स दिखाना है। क्या करेंगे, देखिए, इसी वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना है ना, इसी वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना है। क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 1.4 की जगह 1.5 कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई ये 0.1750 है, तो यहाँ पर इसको 0.18 कर दीजिए, ऑलराइट। इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दीजिए और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 15, ठीक, इंटू 18/10, ठीक। इसमें से देखिए 15 इंटू 4 गया, ठीक। अच्छा, इधर देखिए ये 2 गया, ये 5 गया, ठीक। ये आपको कितना आ गया, विच इज इक्वल्स टू 36/5, या फिर ये आप 72/10, तो 7.2, ठीक है। ये एक राउंड ऑफ वैल्यू है, यानी कि ये 7 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो 7 पॉइंट समथिंग, तो यही ऑप्शन है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, यदि आपको हार्ड वर्क पसंद है, हार्ड वर्क यदि आपको पसंद है, तो आप ये वाला कैलकुलेशन करेंगे। यदि आपको स्मार्ट वर्क पसंद है, जो कि आपको करना भी पड़ेगा बीएचयू में, तो आप ये वाला रास्ता अपनाएंगे, ठीक है। तो आप देख लेना आपको कौन सा अच्छा लगता है। दोनों से ही आपको सेम नंबर मिलने वाले हैं, एक में ज़्यादा मेहनत लगेगा, एक में कम मेहनत लगेगा, ठीक है। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव लाइन्स with increase in rotational quantum number is observed in the microwave spectrum of an AB molecule, ठीक है। जो ये स्पेसिंग होता है ना सक्सेसिव लाइंस का, ये डिक्रीज करता है। ये जो स्पेसिंग है शुरुआत में ये ज्यादा रहेगा, फिर ना ये धीरे 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 करके ना ये डिक्रीज करता रहेगा, ठीक।
तो ये कौन से रीजन में होता है? इन द रीजन ऑफ फर्स्ट फ्यू जे, या फिर एंटायर सीरीज, या फिर इन द रीजन ऑफ हायर जे वैल्यू, या फिर वेरी हाई जे वैल्यू। ठीक है, कब जाकर ये स्पेसिंग डिक्रीज करने लगता है? ठीक है, जैसे हम लोग इसको इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये जे बढ़ते रहता है तो ये शुरुआत में ही डिक्रीज करता है बस, या फिर पूरे में ही डिक्रीज करता है, या हायर वैल्यूज पर डिक्रीज करता है, या फिर बहुत हाई वैल्यूज पर डिक्रीज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इन रीजन ऑफ वेरी हाई जे। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, द टेम्परेचर लिमिट ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर two energy levels EI and EJ of degeneracy GI and GJ respectively is। ठीक, इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना, E इज इक्वल्स टू, ठीक है, EI, चलिए EI इज इक्वल्स टू GI e टू द पावर माइनस EI बाई KBT, है ना। तो यदि आप क्या करते हैं, EI बाई EJ कर देते हैं, ठीक, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, GI बाई GJ आ जाएगा। e टू दी पावर क्या आ जाएगा, माइनस को छोड़ दीजिए तो EI माइनस EJ आ जाएगा, यानी कि डेल्टा E, तो ये माइनस डेल्टा E आ जाएगा, माइनस डेल्टा E बाई KBT, सो ये आ जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, एट t टेंड्स टू इंफिनिटी डेल्टा E बाई KBT, ठीक है, डेल्टा E बाई KBT, ये वाला जो वैल्यू है दिस विल टेंड्स टू 0, क्योंकि ये मतलब 1/t टेंड्स टू 0, तो ये वाला भी टेंड्स टू 0, ठीक, यानी कि इस वक्त पर क्या हो जाएगा, EI बाई EJ, दिस वुड बी इक्वल्स टू GI बाई GJ e टू द पावर 0, है ना, ये वाला टर्म 0 आ जाएगा। तो यदि आप इसमें माइनस भी लगाएंगे तो भी ये 0 ही रहेगा ना, माइनस 0 तो कुछ होता नहीं है, तो e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 क्या होता है, 1, एनी नंबर टू द पावर 0 एक्सेप्ट 0 इट इज 1, ठीक। तो क्या हो जा रहा है, आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं, EI बाई EJ इज इक्वल्स टू GI बाई GJ, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। सो करेक्ट आंसर इज GI बाई GJ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ N2 मॉलिक्यूल चेंजेस विद द टेम्परेचर एज, द मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ N2 मॉलिक्यूल चेंजेस विद टेम्परेचर एज, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है, जो कि BHU में आता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन आपको बोला है, ठीक। तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन यानी कि Q क्या है हम लोग का, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, Q ट्रांसलेशनल, ठीक है, Q ट्रांसलेशनल इज इक्वल्स टू 2 पाई m KBT डिवाइडेड बाई h स्क्वायर होल टू द पावर 3/2v, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का। तो इससे आप क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि ये जो Q ट्रांसलेशनल है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल दे, चाहे आपको N2 दे या H2 दे, कुछ भी CO2 दे, ठीक है, हर एक में क्या होगा, ये ट्रांसलेशनल वाला जो पार्टीशन फंक्शन है ये t टू द पावर 3/2 के साथ ही प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज t टू द पावर 3/2, ठीक है। इसी के साथ साथ आप इसमें क्या करना, आपको क्या बताया गया है, ट्रांसलेशन बताया गया है, इसी के साथ साथ आप रोटेशनल देख लेना, वाइब्रेशनल देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक देख लेना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक देख लेना, इन सब का आप फॉर्मूला देख लेना और रिलेशन देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन Q of a diatomic molecule is proportional to T, ठीक है। तो इन देखिए जो मैंने अभी आपको बोला, अच्छा इसमें ना एक और ऐड कर लीजिएगा, दैट इज न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन आया है तो दूसरे के लिए भी आप तैयार रहिए, तो देखिए सेम ही पेपर में, ठीक है, सेम ही पेपर में इसे दे दिया है ना,
यानी कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लेकर जाना है। ओके, तो विच ऑफ द मतलब इनमें से आपको पूछा है कि ये जो क्यू रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक है या न्यूक्लियर है, ठीक है, इनमें से कौन ट्रांसलेशनल के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इनमें से भी इन लोगों ने क्या चालाकी किया है, ऊपर वाले में ही इन्होंने आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि ट्रांसलेशनल के लिए इन चारों में से ही कोई एक होगा, यानी कि वो टी के प्रोपोर्शनल तो नहीं है, टी के बराबर कुछ होगा या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में भी यदि कोई क्यू ट्रांसलेशनल देता तो वो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर दिया ही नहीं है वो ऑप्शन। ठीक है, इन लोगों ने दिया ही नहीं है वो ऑप्शन। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा श्योरिटी ना मिला, आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। ठीक, तो इसके लिए देखिए जो हम लोग देखते हैं कि जो क्यू रोटेशनल है, क्यू रोटेशनल इज इक्वल्स टू केबीटी म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एच स्क्वायर। ठीक है, ये होता है क्यू रोटेशनल का फॉर्मूला। ठीक, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जो क्यू रोटेशनल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी, जो कि हम लोगों को चाहिए था, है ना, यही तो हम लोगों को चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे करके आप हर एक का फॉर्मूला देखिए, उसको याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, यही आपको 4 नंबर देकर चला जाएगा, जस्ट एकदम सिंपल सा रिलेशन, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से ऐसे ही ये लोग क्वेश्चंस देते हैं कई सारे। ठीक है, क्वांटम से भी आपने देख ही लिया है कि इजी इजी से ही क्वेश्चंस देते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्यादा जाते नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। इसमें एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू रोटेशन। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू डीबाई-हक्केल लिमिटिंग लॉ, the mean ionic activity coefficient log gamma plus minus of a m molar BaCl2 solution in water at 25 डिग्री सेल्सियस is। ठीक है, ये कहाँ से क्वेश्चन है, डीबाई-हक्केल लिमिटिंग लॉ, यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या कंडक्टेंस जो भी आप बोलना चाहे वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है आपको, मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लॉग गामा प्लस माइनस। ठीक है, इसका मोलरिटी कितना दिया है, m मोलर, क्या सोल्यूशन है BaCl2, ये बहुत काम का आएगा। टेम्परेचर भी आपको दे दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का ये थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स देते हैं जो कि आसान भी होते हैं ना, इसमें बस आपको फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है और कुछ आपको करना है नहीं। ठीक है, देखिए BaCl2 ये किस में टूटेगा, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा। इसका है मोलारिटी m, ये पहले तो नहीं रहेंगे, फिर जब ये टूट जाएगा तो इसका जाएगा m, इसका आ जाएगा 2m। ठीक है, अच्छा हम लोग का जो फॉर्मूला है लॉग, ठीक है अच्छे से लिख देता हूँ, जो हम लोग का फॉर्मूला है लॉग गामा प्लस माइनस दिस इज इक्वल्स टू z प्लस, अच्छा एक और इसमें माइनस ए रहता है, ठीक है, माइनस ए z प्लस z माइनस, इसका आपका रहेगा मॉड मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर ऑफ आई। ठीक, आई क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू समेशन सी आई जेड आई स्क्वायर। ठीक है, जेड आई का स्क्वायर है, सी आई जेड आई होल स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये होता है हम लोग का फॉर्मूला फॉर डीबाई-हक्केल लिमिटिंग लॉ। इसको हम लोग को देखिए सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग को पहले हम लोग आयनिक एक्टिविटी को मेजर कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए आई हम लोग ने लिखा था, आई हम लोगों ने क्या लिखा है, हाफ समेशन सी आई जेड आई स्क्वायर। ठीक है, सी आई क्या है, इसका कंसेंट्रेशन है, जेड आई क्या है, इसका चार्ज। ठीक, तो शुरू करते हैं हाफ। ठीक, सबसे पहला है हम लोग के पास Ba2 प्लस, इसका कंसेंट्रेशन है m,
इसका चार्ज है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड है हम लोग के पास Cl- का कंसेंट्रेशन है 2m, चार्ज है इसका 1, प्लस माइनस को भूल जाइए 1, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये आपके पास कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो हाफ 4m प्लस 2m, यानी कि आपका हो जाएगा हाफ 3m, है ना, सॉरी ये आपका आ जाएगा 6m, फिर यानी कि दिस इज इक्वल टू 3m, ठीक है। तो I आपके पास कितना आ गया, I इज इक्वल टू 3m। ओके, अच्छा देखिए आपको टेम्परेचर दिया गया है कितना, T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में ये जो A है इसका आपके पास वैल्यू रहता है ऑलमोस्ट 0.509 के आसपास, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर ही दिया रहेगा या फिर आपको A का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक। इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं -0.509, z प्लस जेड माइनस मतलब वही इनका चार्जेस मल्टीप्लाई करना है, सो 2 × 1 और ये आपका आ जाएगा √3m, ठीक। फिर इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल, इसको 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा कितना 1.018 और 3m का आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ रहा है, देखिए इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ये आपका आ जाएगा -1.018 3m का पावर हाफ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ मैच कर रहा है क्या, देखिए है ना 1.018, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, करेगा मैच, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इस √3 को इंक्लूड नहीं किया है। तो जब आप इस √3 का वैल्यू कर देंगे, यानी कि आप इसको 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा करीब करीब -1.77 मोल टू द पावर हाफ, ठीक। तो ये आपके पास करीब करीब आंसर आ जाएगा, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, आपको उससे मल्टीप्लाई करना है ना, बहुत सिंपल है। इसको आप 1 एज्यूम कर लीजिए और इसको आप 1.7 एज्यूम कर लीजिए, तो 1 × 1.7 ही आ जाएगा, तो इसी के आसपास का आपके पास वैल्यू आएगा, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो BHU में आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ, लगभग हर बार बोल रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए मैं अभी पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, लेकिन बस वही अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहा हूँ। जो भी अप्रोक्सीमेशन में जीत हासिल कर लेगा उसका रैंक भी अच्छा होगा, तो उसको कम टाइम में वो ज्यादा क्वेश्चन कर पाएगा, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन का हुनर चाहिए BHU के एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला गया है, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल PT H2 HCl Hg2Cl2 Hg, ठीक है। इसका EMF का वैल्यू दिया गया है 269 मिलीवोल्ट at 20 डिग्री सेल्सियस एंड 266 millivolt at 30 degree Celsius. The standard entropy change for the full stoichiometric cell reaction at 25 degree Celsius is, ठीक है, ये आपको निकालना है एंट्रोपी चेंज, ठीक है, आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है। इसको हम लोग को कैसे करना है, देखिए अच्छे से, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। डेल्टा S0 इज इक्वल्स टू NF टाउ, ये होता है फॉर्मूला, जहां पर टाउ क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू DE मतलब बाई DT एट कॉन्स्टेंट P, ठीक। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा, सॉरी, और इसका पोटेंशियल भी जो ये चेंज हो रहा था, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, 269 से 266 तक, और टेम्परेचर क्या चेंज हुआ 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा 269 माइनस 266
और ये मिली वोल्ट में था, इसको हम लोग को वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 10⁻³ यहाँ पर था कि आपके पास 30-20, ठीक। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻4, ठीक है। तो यानी कि आपके पास टाउ इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻4, दिस वुड बी द वैल्यू। ओके, ऑल राइट। अब हम लोग को क्या देखना है, डेल्टा एस, ठीक। सो डेल्टा एस नॉट दिस इज इक्वल्स टू एन, एन क्या आ जाएगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इंटू 96500 इंटू 3 × 10⁻⁻4 विच इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 57.9 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक। इसी को अब हम लोग इधर देख लेते हैं मैच करके। आंसर में देखिए आप, आपके पास कितना है 60 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आपको यहाँ पर करना है। ओके, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों ट्रांसफर हो रहा है वो भी आपको देखना है, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वो जब आप रिएक्शन लिखेंगे तब आपको वहाँ पर पता चलेगा, ठीक। देखिए इसको आपको अब अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या करेंगे आप, इसको लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम लोग कर देंगे 10,000, ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा 1 लाख। ओके, दिस इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, यानी कि ये आपका हो जाएगा 6 × 10⁵ × 10⁻⁻4, यानी कि 6 × 10 यानी कि 60। तो ऐसे करके हम लोग इजीली राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन एक बहुत यूजफुल होगा BHU के एंट्रेंस में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर्स आपको निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 cm² electrolyte interface of HgH2H+ at 25°C for an overpotential less than 10 millivolt is given, the exchange current density is equals to this, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग को कैसे अप्रोच करना है, देखिए I is equals to 0.79 × 10⁻⁻12 एम्पियर। ओके, V का आपको वैल्यू दिया गया है 10 मिलीवोल्ट, 10 मिलीवोल्ट यानी कि आपका आ जाएगा 10 × 10⁻³ वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻² वोल्ट, ठीक है। एक आपको फॉर्मूला पता है क्या, जो कि हम लोग पढ़ते थे, V इक्वल्स टू IR या फिर R इक्वल्स टू V/I। सो दैट इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.79 इंटू 10⁻², ठीक। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे सो दिस वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा 10⁻10, नीचे आ जाएगा 0.79, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.7 × 10⁻10 ओहम। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेशन आपको कैसे करना है, 0.79 है, इसको आप ले लीजिए 0.8, ऊपर आ जाएगा 10⁻10, ठीक है। 0.8 यानी कि ये आपका आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻10, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में आपको दिख रहा है 3 ऑप्शन में 10⁻10 है, तो इसी में हम लोग देखते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 8, ये बहुत आसान है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 8, इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4, यहाँ पर 5, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पर देखिए ये आपके पास आ जाएगा करीब 1.2 ऐसे करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा 1.25 ऐसे करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 1.25 इंटू 10⁻10। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उससे क्लोजेस्ट कौन सा है 1.7 है। सो दैट वुड बी द आंसर। तो ऐसे करके अप्रोक्सीमेट करना है, और यदि आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बताया गया है, फॉर द रिएक्शन
ए रिवर्सिबल बी, और दोनों का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है K1 बाई फॉरवर्ड रिएक्शन का K1, बैकवर्ड रिएक्शन का K2, दोनों का वैल्यू आपको दिया गया है। 5 × 10⁴ सेकेंड इनवर्स और 50 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स है यानी कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, ये आप सोचिए, सेकेंड इनवर्स दिया गया है। द रिलैक्सेशन टाइम इज, ठीक है, सेकेंड इनवर्स है यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम आपको पूछा है, ठीक। तो ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस है ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, ठीक है। तो इनमें जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाउ। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/τ इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, ठीक। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 × 10⁴ प्लस 50, यानी कि अब इसमें से 50 कॉमन ले लीजिए, तो 10⁻³ प्लस 1, यानी कि ये 50 × 10⁻³ ही रह जाएगा करीब करीब, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा 1/τ। तो टाउ क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ इज इक्वल्स टू 1/50 × 10⁻³ यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 10⁻⁴ आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा आपका 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 5, ठीक। इसमें आप क्या कीजिए, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका जाएगा 0.2 × 10⁻⁻⁴, या फिर 2 × 10⁻³ कितना, -3, या फिर 2 × 10⁻⁻5, ये क्या आ जाएगा आपके पास बताइए, ठीक। इसमें आपके पास आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 × 10⁻⁻5 सेकेंड, अरे यार 2 × 10⁻5 सेकेंड्स, यानी कि 2 × 10⁻, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 20 × 10⁻⁻6 सेकेंड्स, यानी कि 20 माइक्रोसेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, दैट इज 20 माइक्रोसेकेंड्स, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हम लोगों का 20 माइक्रोसेकेंड्स, ऑलराइट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इंटरनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर द रिएक्शन A + B gives AB, फिर यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो वेर A and B आर मोनोएटॉमिक रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोलना है कि यहाँ पर इंटरनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है इस लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, इसका आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताना है। तो ये आप कैसे बताएंगे, देखिए इंटरनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है, इंटरनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स movement of constituent atoms which leads to change in the center of mass, ठीक। तो motion of center of mass of a molecule is dynamically independent from internal motion of both rotational and translational degrees of freedom, ठीक है। यानी कि ये जो हम लोग का AB एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसमें बस एक सिंगल वाइब्रेशनल इज पॉसिबल, ठीक, पर इसमें कोई डायनेमिक सेंटर ऑफ मास का पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसमें 0 इंटरनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, ठीक है। इसमें 0 इंटरनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रखते हैं, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक। इसके बाद यानी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ओके। सो आज हमने BHU PET केमिस्ट्री 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कवर किया है, फिर इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑन, ठीक। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय एंड जय हिंद, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।